So hello everyone, welcome to the Target Academy, and today we are going to solve some numericals, some very important numericals that has appeared in examinations, जैसे कि CIE में आया हुआ है या फिर कहीं किसी कॉलेज में पूछा गया है, आप लोग का इंटरनल्स में पूछा गया है, तो उससे पता चल सकता है कि हाँ आप लोग के एंड सेमेस्टर में कैसा क्वेश्चन आने का चांसेस है. दैट इज वन थिंग गाइस. ठीक है. नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन आउट हियर is the plane stress condition of an element is as follows: sigma x दिया हुआ है minus 60, sigma y is given to as 50, tau xy is minus 70. चलो ठीक है. Calculate both analytically and graphically the principal stresses and maximum shear stress. ठीक है. Find from the Mohr circles the stresses on a plane inclined at angle 22.5 degree to the x-axis. ठीक है. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने बोला है. तो क्या करेंगे ऐसे केस में? all of you guys, what is that we will do out here, all of you? Am I audible guys? So scale ले लेंगे हम लोग. we will take a scale will be equal to 10 megapascal is equal to 1 centimeter. तो उस तरीके से 60 megapascal is equal to 6 centimeter, 50 megapascal will be equal to 5 centimeter, and 70 megapascal will be equal to 7 centimeter. Very easy, no problem. अब 60 megapascal जो है ये कंप्रेसिव नेचर का है. दिस इज कंप्रेसिव बिकॉज माइनस साइन है. सिग्मा वाई 50 megapascal टेंसाइल है. ठीक है. टाउ एक्स वाई माइनस 70, मतलब ठीक है क्लॉकवाइज बन रहा होगा मिलके सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पे. समझेंगे? आपका मर्जी, आप ले लो ऐसे, कभी माइनस 70 या प्लस 70, ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों का. डजंट मैटर मच एनीवेज. तो ये रहा हमारा सिचुएशन. 70 मेगापास्कल 7 सेंटीमीटर. ठीक है. कैलकुलेट बोथ एनालिटिकली एंड ग्राफिकली द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. ठीक है भाई. तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट विल डू इज विल ड्रॉ अ डायग्राम. तो 6 सेंटीमीटर, सी विल टेक 6 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन. ये ऑरिजिन ले लेते हैं. ऑरिजिन से 6 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है तो कंप्रेसिव हो जाएगा. इसे दिस विल बी कंप्रेसिव इन नेचर. जस्ट मिनट, थॉट ये हो रहा है. ठीक है, जस्ट अ मिनट है, एक मिनट आप लोग एक जस्ट होल्ड ऑन करना. तो आप लोग जस्ट अ मिनट है. सो यस, क्या थे हम लोग? हाँ, 6 सेंटीमीटर हम लोग थे. 6 सेंटीमीटर ले रहे थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑरिजिन. ऑरिजिन मान लिया ये. ठीक है. तो ये ओ, ऑरिजिन ओ, इसको मान लेते हैं ए. ये 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन, और टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ऑरिजिन 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 5 सेंटीमीटर तो इतना ले लेते हैं. दिस विल बी बी. ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स. अब 7 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो व्हाट विल डू इज 7 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स ऐसे बना दो यहाँ पे सिग्मा एक्स के साथ टाउ एक्स वाई 7 सेंटीमीटर, और सेम अमाउंट आप पी उसमें ले लोगे वाई में 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टाउ जो है कॉम्प्लीमेंट्री काम करता है. दिस वर्क्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि इट विल, जस्ट अ मिनट. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि अगर एक प्लेन पे टाउ काम कर रहा है तो दूसरा प्लेन में भी टाउ काम करेगा फॉर श्योर. ठीक है. तो ये रहा हमारा सिचुएशन. अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंट्स को विल जॉइन दिस टू पॉइंट्स. ये टू एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. गैस ऐसे करते हैं. विल जॉइन दिस टू स्ट्रेट लाइंस. तो हम लोग को बीच में जो बाइसेक्ट होकर मिलेगा दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है. दिस विल बिकम द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल. विल टेक सी सेंटर, इसको हम लोग बी एम ए एन ऐसे ले लेते हैं. ठीक है. तो विल टेक सी एम और सी एन एज द रेडियस. व्हाट विल डू, विल ड्रॉ अ सर्कल. एक बड़ा सा सर्कल बनेगा गाइस. आप लोग इसको चाहते हो तो 10 मेगापास्कल को 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, आपका मर्जी है. दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल गाइस. सब कुछ आधा आधा हो जाएगा. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? आपका मर्जी है. 10 सेंटीमीटर 10 मेगापास्कल को अगर 2 सेंटीमीटर ले लो तो आपको जल्द, माने आपका आंसर शीट में छोटा सा बन जाएगा. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल.
फिर जब स्केल वापस लोगे तो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से ले लेना ऑल ऑफ यू। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। विल ड्रॉ द सर्कल, आई राइट डाउन द स्केल, 1 सेकेंड। तो प्लीज थोड़ा सा ये रहना, क्या बोलते हैं, पेशेंस रखना अभी, क्योंकि मेरे पास कोई टूल नहीं है सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो मुझे इसी से ड्रॉ करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट में करके चलना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ऑल ऑफ यू गाइस गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, तो CM या CN को रेडियस बनाए और हम लोगों ने एक मोर सर्कल ड्रॉ किया। मोर सर्कल जो है वो यहाँ पे इसको कट करेगा, जहां पे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, ठीक है? तो OP बन जाएगा हम लोग का सिग्मा 1, मेजर या माइनर जो भी देख लो, और OQ जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो मेजर होगा गाइस, तो इसको मेजर कर लेना। यहां से यहाँ तक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल गया। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस O से लेके P और एक O से Q आएगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, ऑरिजिन से ही मेजर करना पड़ेगा, प्लीज C से मेजर मत कर लेना प्लीज ऑल ऑफ यू। तो यहां से हम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल जाएगा फॉर श्योर, ठीक है? आई सजेस्ट कि इसका जो स्केल है, आप सजेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मेगा पास्कल को 2 सेंटीमीटर से डिनोट कर लो, ठीक है? यानी कि आपका 1 सेंटीमीटर विल बी 5, जस्ट अ मिनट, यानी कि 20 मेगा पास्कल को 1 सेंटीमीटर से कर सकते हो, यानी कि इफ यू ऐसे 20 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 60 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 मेगा पास्कल 2.5 हो जाएगा, 70 मेगा पास्कल 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस विल बिकम मच मोर इजी फॉर यू, ये मेरा सजेशन है, ठीक है? फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए बोल रहा है आपको, तो मैक्सिमम शियर इज द रेडियस, चाहे वो CM का वैल्यू ले लो या फिर CP का वैल्यू ले लो या CQ का वैल्यू ले लो, सब रेडियस ही है। दिस इज द रेडियस, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो दैट दिस इज tau max, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। काम खत्म। अब बोला है कि फाइंड फ्रॉम द मोर सर्कल द स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट 22.5 डिग्री टू द x एक्सिस। x एक्सिस से इंक्लाइन पूछ रहा है गाइस, हाँ प्लीज ध्यान देना है चीज। मैंने इसका मतलब क्या है कि सिग्मा x ऐसे कंप्रेसिव है, ठीक है, और सिग्मा y टेंसाइल है, और ये x एक्सिस है गाइस। x एक्सिस से इंक्लाइंड, अगर मैं मान लो इसको ऐसे बोल दू इंक्लाइंड, जस्ट मिनट, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं x एक्सिस से ये इंक्लिनेशन 22.5, ये इंक्लिनेशन कितना 22.5, ये 90, और हम लोग सारा कैलकुलेशन किसके बेस पे करते हैं, ये थीटा के बेस पे, तो दिस थीटा विल बिकम 90 माइनस 22.5, यानी कि ये जो प्लेन है उसको हम लोग ऐसे 22.5 विथ x एक्सिस बोल दे या फिर थीटा विथ x प्लेन बोल दे, दिस इज द x प्लेन। सो ये कितना आ जाएगा गाइस, दिस विल कम आउट एज हाउ मच इट विल बी, ऑल ऑफ यू चेक करो तो 77.5, 67.5 कितना 67.5, हाँ 67.5 थीटा आएगा, और फ्रॉम x प्लेन, तो ये हम लोग का x प्लेन है गाइस, दिस वन, या CA, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ओरिजिन से OA सिग्मा एक्स से ये यहाँ पे टाउ, तो ये जो प्लेन है इससे मेजर करेंगे हम लोग, तो इससे मेजर कर रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे करके, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे 67.5 है, तो एनीथिंग दैट इज थीटा ऑन दिस एक्स ऑन द डायग्राम विल बिकम 2 थीटा ऑन मोर सर्कल। सो 2 थीटा 2 इंटू 67.5 कितना हो रहा है, चेक करो तो 135 2 इन, हाँ ठीक है 135 डिग्री। तो आप क्या करोगे, यहां से 135 डिग्री लो, ये 90 होगा, फिर वहां से 45 उसको लो, फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू। यहां से जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस विल बी आप प्रोटेक्टर रख दो ऐसे करके, हाँ
টেল মি এইখিনি আৰু এবাৰ দিবচোন, বুজিও পোৱা নাই ভালকে। ঠিক আছে, আমি যিখিনি ক্যালকুলেশন কৰো সেই থিটা দি কৰো আৰু sure ঠিক আছে। তোমাক কোৱা হৈছে যে x axis the inclination of the plane is 22.5 degree from x axis, this is x axis, और हम लोग जो भी मेजर करके अभी तक जो भी सॉल्व करते हैं वो हम लोग ये थीटा से लेके चलते हैं। तो इधर 22.5 डिग्री ऐसे लो या ये थीटा ले लो, बात तो सही है। आप एनालिटिकली में थीटा जो वैल्यू लेते हो वो ये थीटा है, दैट इज द इंक्लिनेशन फ्रॉम द एक्स प्लेन, ठीक है। सो 22.5 ये 90 डिग्री होगा, ये वैल्यू 67.5, तो दिस थीटा इज कमिंग आउट टू बी 67.5। सो दिस थीटा है 67.5, तो डायग्राम में 67.5 है, तो मोर सर्कल में 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 इंटू 67.5 दिस विल बी इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों का दिस इज सिग्मा एक्स, इस टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई का मिलके जो रिजल्टेंट होता है दिस इज आवर एक्स प्लेन। सी से ऐसे जो डिनोट करा सी एन, हम लोग जो भी मेजर करेंगे यहां से मेजर करेंगे, तो हम लोग मेजर करेंगे सी से लेके 135, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोटेक्टर रख लेंगे, विल कीप अ प्रोटेक्टर समथिंग लाइक दिस, सी पे उसको सेंटर को सी पे रख के, ठीक है। तो हम लोग का डेफिनेटली 90 डिग्री यहाँ आ रहा हो, 90 डिग्री से और 45 जाएंगे तो उधर आएगा ऐसे करके। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू, यस और नो? हम लोग को 135 पे जाना है, 90 प्लस 45 135, तो मान लेते हैं कि हम लोग का जो एक प्लेन है वो यहाँ आया ऐसे करके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। तो ये प्लेन जो है दिस प्लेन इज कमिंग आउट टू बी 135 डिग्री, ठीक है, सी से। तो यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो ये मान लेते हैं सी पी क्यू हो गया, ये सी एस ये टी मान लेते हैं, ठीक है। ये अभी भी रेडियस है गाइस, ठीक है। तब ओ से जो टी तक आएगा, ओ टी दैट विल बिकम सिग्मा एन, जो कि हम लोग को बोला है फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट दिस मच। तो स्ट्रेसेस क्या क्या, सिग्मा एन, और ये कितना, दिस वैल्यू विल बी टाउ थीटा, जो भी है मेजर करना और 10 से मल्टीप्लाई कर देना जो स्केल के हिसाब से, सिंपल। यहां पे मोर सर्कल इस तरह से ड्रॉ होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई एम बीइंग अ बिट फास्ट बिकॉज इतना एक्सप्लेन करने का टाइम यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है अच्छा से तो आपको समझ में आ रहा होगा, माया को समझ में आ रहा होगा, खंजन को समझ में आ रहा होगा। एम आई राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। सर वो सर थीटा हमेशा mn से लेंगे ना, एमएन से, बट मतलब mn पे प्रोटेक्टर रख के। हाँ आप एमएन पे ही रखोगे है ना। तो आपको एक्स एक्सिस पे एक्स प्लेन से लेना है, तो एक्स प्लेन किसको डिनोट कर रहा है, ओ ए सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई। तो ये हम लोग का ये वाला प्लेन जो है ये हमारा एक्स प्लेन है, तो हम लोग को मेजर थीटा किससे कर रहे हैं हम लोग, एक्स प्लेन से। देखो दिस इज द एक्स प्लेन, दिस इज द प्लेन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द सिग्मा एन एंड टाउ थीटा ऑफ, तो ये थीटा है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ ये दिया हुआ है 22.5 विथ एक्स एक्सिस बोला है, लोग एक्स प्लेन नहीं बोला। पे अटेंशन टू द क्वेश्चन गाइस, एक्स एक्सिस, एक्सिस और प्लेन अलग अलग चीज है गाइस। एक्स एक्सिस अगर ऐसे है तो एनी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज द एक्स प्लेन, दिस इज एक्स प्लेन। तो एक्स प्लेन से हम लोग मेजर करते हैं थीटा, थीटा इस केस में 67.5 आ रहा है। 67.5 क्या है, वही तो प्लेन है जो 22.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस, इज द सेम प्लेन व्हिच इज एट 67.5 डिग्री विद द एक्स प्लेन। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे मोर सर्कल में हम लोग प्लेन को डिनोट करते हैं, एक्सिस को डिनोट नहीं करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सिस आउट हियर। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू? दैट इज व्हाई वी आर कन्वर्टिंग 22.5 डिग्री, not this, I am taking 67.5 because we are considering the angle from the plane. This is denoting the plane which carries both sigma x and tau xy. So this plane is carrying both sigma x जो कि compressive है और एक tau xy. Am I clear all of you? Yes or no? Yes sir. All of you guys? Sir, যদি এইটো हाँ? এইটো যদি আপোনাৰ y axis ৰ লগত মানে দিয়া থাকিল হয় তো স্যাৰ মানে অলপ কেনেকুৱা হলো আইডিয়াটো দিব দিছো। কোনটো axis ৰ লগত? y axis. Yes sir. तो y axis ৰ লগত যদি দিয়া থাকিব, suppose the y axis is this much, तो y axis के साथ 22.5 ये,
तो ये 22.5, ध्यान से सुनना। हाँ, तो प्लेन बोला है ऐसे करके, बोला है कि y एक्सिस से इंक्लाइन होगा 22.5, तो ये 22.5 या ये 22.5, हम लोग का एक्स प्लेन ये है गाइस, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। हाँ, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्लेन है, हम लोग को ये थीटा चाहिए। तो ये अगर 22.5 है, ये भी 22.5 होगा ना भाई, अल्टरनेट एंगल्स है ना, दो पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स, तब थीटा का वैल्यू 22.5, तो 2 थीटा करोगे तो 45 डिग्री लेना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू गाइस, एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. आपको ये थीटा का वैल्यू से काम चलाना है फ्रॉम ऑन द मोर सर्कल। You just cannot go with any random given theta in the question. You'll have to pay attention to the details of the question कि क्या चीज के लिए बोल रहा है, कहां से कौन सा एक्सिस या कौन सा प्लेन के हिसाब से बोल रहा है। अगर प्लेन स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइन 22.5 डिग्री टू द एक्स प्लेन बोलता, तब तो हम लोग डायरेक्टली थीटा का वैल्यू 22.5 ले लेते हैं, बट वी आर टेकिंग 67.5। ओके, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, आप लोगों को एसएफडी एंड बीएमडी का क्वेश्चन दिया हुआ था ना, उसके बाद बेंडिंग पे चलेंगे। हाँ, टी सेक्शन भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला है कि ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डायग्राम्स। और आप लोग को एक और बात बता देता, खंजन माया, आप लोग जो लोग सब्सक्राइब हो ना, ठीक है, आपका एग्जाम खत्म हुआ, मैं आपको 2 दिन का ब्रेक दूंगा, बट विल स्टार्ट द 4th सेमेस्टर राइट ऑनवर्ड्स। ठीक है, हाँ, आपका 4th Sir, सेमेस्टर, हाँ, sir, আমার 2 তারিখৰ ক্লাছে চলিব। ক্লাছ চলিব, তো ঠিকে আছে। 2 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ হ'ব, एंड एनी ऑफ 4th सेमेस्टर तुम्हारे बहुत डाঙर আছে। डाঙर एज इन लाइक आप लोग को अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स दे दिया, उसमें भर के क्वेश्चन भर के दे दिया, यानी कि 7th सेमेस्टर का टॉपिक जो रेफ्रिजरेशन है वो भी डाल दिया इसमें, जो पहले 7th सेमेस्टर में आस्तु में पढ़ते थे हम लोग, वो इसमें डाला था। ठीक है, फिर आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स दिया, अभी तो मिला नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स, बट ये एक वन ऑफ द टफ टॉपिक में से माना जाता है, इससे लोग डरते हैं। और एक आ रहा है मटेरियल साइंस, ये भी खतरनाक चीज है। एटी, एफएम, एमएससी, और एक है 5 है मशीन ड्राइंग भी आप लोग को 4th सेमेस्टर में दिया। आई डोंट नो मशीन ड्राइंग को 4th सेमेस्टर में क्यों दिया, आई डोंट नो, बट हाँ 4 टॉपिक जो है बहुत बड़े बड़े है यार। मटेरियल साइंस है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और एक है शायद मैन्युफैक्चरिंग है या क्या है, देखना पड़ेगा, बट टू मच मतलब। तो इसलिए जो लोग, हाँ, मैडम, ओह माय गॉड, मैडम मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन्स, तो ये भी आपको फोर्स एनालिसिस इन मशीन्स करना पड़ेगा। ये टॉम का हम लोग इसको पापा बोलते हैं, मैडम इज द पापा ऑफ टॉम। तो टॉम में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है मशीन्स का, थ्योरी ऑफ मशीन्स थ्योरी पढ़ा है। अब मैडम में एनालिसिस करेंगे मशीन्स का, इसमें फोर्स एनालिसिस करना होगा, बहुत सारे कुछ आएंगे इसमें। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं इसमें, वो बात का बात है। तो डिटरमाइन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना है आप लोग को, एज शोन इन फिगर। ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट ए से कितना होगा ये पूछा है। अब थोड़ा सा यानी कि 10 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। अब ये देखो, ये डायग्राम को देखो, ये कहा जेईसी में आया शायद मेरे हिसाब से, आई गेस जेईसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको लोग को बाकी कॉलेज में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, आई डोंट नो, कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल आता है, एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है, इसेंट्रिक लोडिंग है, सेंटर पे नहीं लग रहा है, तो इसका एक मोमेंट क्रिएट होगा। सुचिता पढ़ाए से कॉलेज को No, sir. नहीं पढ़ा। और आप लोग को जीईसी गोलाघाट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं पढ़ाया, Simple boys. नहीं पढ़ाया होगा ये चीज, ये लेकिन आप लोग को पूछा है। अब जेईसी में पता नहीं अब देगा कि नहीं देगा, कोर्स सब्जेक्ट 10 मार्क्स का है भाई। इसमें एक बीम है जो सिंपल सपोर्ट है, लेकिन एक पार्ट में ओवर हैंग है, आप नोटिस करो यहाँ पे। दिस इज अ बीम विच इज सिंपल सपोर्ट, सॉरी, विच इज अ सिंपल सपोर्ट, 2 पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, समझना। हाँ, अच्छा से इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास एक हिंज सपोर्ट मिला जो कि सपोर्ट ए है, और यहाँ पे एक सपोर्ट मिला जो कि रोलर सपोर्ट है, जो कि सपोर्ट बी है। किस पढ़ाया तो नहीं है आप लोग को तो, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा। बीच में एक पॉइंट सी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम बी, जहां पे 1 मीटर का एक एक्सटेंशन लगा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो 1 मीटर एक्सटेंशन पे यहाँ पे दिस इज सी, जो कि यहाँ पे 100 किलोन्यूटन का लोड लगा देगा। तो 100 किलोन्यूटन का लोड लगा एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जो बीम है वो, और यहाँ पे 200 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। दिस इज 200 किलोन्यूटन का लोड पॉइंट बी से, और ए और सी के बीच में हम लोग का यूडीएल है। सो यूडीएल इज बिटवीन ए एंड सी एंड इट्स इंटेंसिटी इज 40 किलोन्यूटन पर मीटर फॉर a span of 4 meters here. So this is 4 meter, this is 2 meter, ठीक है, and this is 2 meter. Try to understand, this is important. इसका हम लोग अगर हम लोग इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, इफ आई ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर बीम गिवन टू यू, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा होगा गाइस। हाँ, ठीक है, इसमें जो भी यूडीएल या जो भी है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एक पॉइंट लोड में। तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा आर ए, और यहाँ पे मान लेते हैं रिएक्शन आर बी, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 200 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है भाई। यूडीएल 4 मीटर पे लग रहा है 40 किलोन्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी से, 1 मीटर पे 40 किलोन्यूटन, तो 4 मीटर में 160 किलोन्यूटन। नाउ दिस 160 किलोन्यूटन विल बी राइट एट द सेंटर ऑफ AC। AC कितना है, 4 मीटर का है। AC, दिस पॉइंट इज C, तो उसका बीचों बीच लगेगा कितना, 160 किलोन्यूटन। 40 इंटू 4 160 लगेगा कितना, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, C से लेके B 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, तो 8 मीटर का हो गया पूरा का। अब C पे ध्यान दो। हाँ, C पे एक लोड लग रहा है ऐसे 100 किलोमीटर। अबाउट दिस हम लोग ये लोड को शिफ्ट करना सीखते हैं। चलो, अगर मान लो कोई एक लोड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, उस पर ऐसे करके ऐसे निकला हुआ है, उस पर हम लोगों ने 1 किलोन्यूटन का लोड लगाया ऐसे करके, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तो ये जो लोड है 1 किलोन्यूटन, इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा मेंबर को ये घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज। ये डिस्टेंस मान लो 1 मीटर का है, तो ये घुमाना चाहेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा अबाउट दिस पॉइंट, हाउ मच, 1 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट क्रिएट करेगा, और 1 किलोन्यूटन इसको नीचे भी खींचना धकेलना चाहेगा, यानी कि 1 किलोन्यूटन इज ट्राइंग टू पुश इट डाउनवर्ड्स as well as also creating a moment about this point about which this particular extension is fixed. तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होता है जानते हो? तो ये पॉइंट पे, जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पे हम लोग 1 किलोन्यूटन का लोड ऐसे दिखा देते हैं, जो इसका इफेक्ट है कि डाउनवर्ड्स ले जाएगा, और 1 किलोन्यूटन का एक और इफेक्ट आ रहा है जो कि मोमेंट है, कंसंट्रेटेड मोमेंट, जो कि 1 किलोन्यूटन मीटर ऐसे दिखाया जाएगा। ये चीज मैंने पहले एसएफडी और बीएमडी के क्लासेस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। खंजन देखा है आपने? मनोज खबो, माया, याद होना चाहिए आपको अगर आपने देखा है तो, है ना। मैंने ऐसा क्वेश्चंस कराया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस भी कराया है, सब कुछ कराया आप लोगों को। SS रतन का बुक का भी क्वेश्चन कराया। तो अभी ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे 100 किलोन्यूटन जो है, ये जो 100 किलोन्यूटन है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट C को, है ना, इसका इफेक्ट क्या है, टुवर्ड्स द राइट। तो C पे 100 किलोन्यूटन ऐसे काम करेगा, 100 किलोन्यूटन, ठीक है। लेकिन 100 किलोन्यूटन डिस्टेंस कितना पे लग रहा है, 1 मीटर पे। तो एट अबाउट C ये एक मोमेंट भी क्रिएट करेगा जो क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो 100 इंटू 1, तो 100 किलोन्यूटन मीटर का एक क्लॉकवाइज मोमेंट भी क्रिएट करेगा यहाँ पर, 100 किलोन्यूटन मीटर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? All of you guys in this class getting a point? So the net effect is what? Yes. 100 kilonewton acting at point C accompanied with a moment. दोनों चीज आएगा यहाँ पे।
इसलिए ये चीज यहाँ पे मैंने इसलिए समझाया आपको, क्योंकि ये जब तक आप नहीं करोगे आपका सपोर्ट रिएक्शन निकलेगा नहीं। सपोर्ट रिएक्शन निकलेगा नहीं तो बेंडिंग मोमेंट और एसएफडी बनेगा नहीं, वो बनेगा नहीं तो 10 मार्क्स मिलेगा नहीं, काम खत्म। अब आप लोग को पता भी नहीं है पेपर कौन सेट कर रहा है, जेईसी कर रहा है, जीईसी कर रहा है, मिनिस्टर ब्रह्मा कर रहा है, कुछ पता है, कोई आइडिया है आप लोग को? हाँ, ऑल ऑफ यू? सर जेईसी बोलिए, जेईसी। बस बस, चल प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो आप लोग को थोड़ा सा अपर हैंड तो मिल जाएगा यहाँ पे। आर ए प्लस आर बी, तो सपोर्ट रिएक्शंस निकालना जरूरी है, इसके बिना होगा नहीं हम लोग का। स्टेप 1, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस। आर ए प्लस आर बी आर टू लोड्स दैट आर एक्टिंग अपवर्ड्स, और इसमें और कितना लोड है? 160 डाउनवर्ड्स, 200 डाउनवर्ड्स, यही तो है बस। और कुछ है क्या गाइस, ऑल ऑफ यू? ऐसा कुछ है और नहीं है ना? तो 200 downwards, 160 upwards. So net force in, I am talking about net force in y direction must be equal to 0. So it will be equal to 160 plus 200 is equal to 360 Newton kilonewton. तो एक दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए हम लोग को, तो विल टेक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए मस्ट बी इक्वल टू 0. अबाउट ए अगर 0 लेते हैं तो 200 इंटू 8, तो 200 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, तो अबाउट ए 200 का मोमेंट क्या है? क्लॉकवाइज है गाइस। कितना डिस्टेंस है इसे? 2 2 2 2 8। आई विल हैव 200 इंटू 8 अगर क्लॉकवाइज लिया इसको, तो क्लॉकवाइज 200 इंटू 8, अगर इसको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया क्लॉकवाइज को, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। फिर आता है 160 इंटू 2, ये भी क्लॉकवाइज है अबाउट ए, तो जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है, ऐड कर देते हैं 160 इंटू 2। अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे। अब पॉइंट सी पे कंसंट्रेटेड मोमेंट काम कर रहा है, तो क्लॉकवाइज ही काम कर रहा है ना, देखो तो ऑल ऑफ यू, ये कंसंट्रेटेड मोमेंट है भाई, याद रखना। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट कितना है? 100 किलोन्यूटन मीटर। इसमें डिस्टेंस मत लिख देना, ये ऑलरेडी खुद एक मोमेंट है गाइस। 200 लोड इंटू डिस्टेंस था मोमेंट, लोड इंटू डिस्टेंस था मोमेंट, ये खुद अपने में एक मोमेंट है 100 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है भाई, फाइन। अब बचा आरबी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो माइनस आरबी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। माइनस इसलिए लिया, ये क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो 200 इंटू 8 इज 1600 प्लस 320 प्लस 100 इज इक्वल टू आरबी इंटू 6। ठीक है, 1920 2020 चेक कर लो, 1600 1920, तो 1920 प्लस 100 20 20 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आरपी का वैल्यू आएगा। चेक करो तो कितना आ रहा है आरपी का वैल्यू? 336.67 336.67 किलोन्यूटन आ रहा है। आर श्योर ऑल ऑफ यू? ठीक है, फिर आरए कितना आएगा? आरए कितना आएगा? इक्वेशन इससे देखो, तो आरए विल बी इक्वल टू 360 माइनस आरबी, कितना आ रहा है? 360 minus 336.67. Tell me guys. 23.3. 23.34 या 33 किलोन्यूटन आएगा। आरए का वैल्यू आ गया हमारे पास, आरए और आरबी आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एसएफडी ड्रॉ करते हैं हम लोग। प्लीज पे अटेंशन। ना एसएफडी, रिमेंबर एसएफडी का हम लोगों का जो, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिलेक्ट कर पाऊं और इसको थोड़ा छोटा कर दूं, जस्ट सो दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद द डायग्राम। हाँ, तो एसएफडी अगर ड्रॉ करने जा रहे हैं हम लोग, तो एसएफडी का साइन कन्वेंशन जान लो। इफ आई एम कंसिडरिंग एनी सेक्शन XX and on the right hand side of the section net force is acting downwards,
and if it is the net force on the right hand side of the section is downwards, automatically the net force on the left hand side will be upwards. अगर ऐसा है combination में तब तो shear force will be positive. If I'm considering a section XX and on the left hand side, on the right hand side, if the net force is upward, and definitely on the left hand side it will be downwards, so I'll have negative shear force diagram. आप ध्यान से सुनो तो यहाँ पे pay attention. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. We'll draw a line. See, we'll draw a line, straight line, जो कि AB को डिनोट करेगा. Please pay attention everyone. ठीक है, AB को डिनोट कर रहा है. एक पॉइंट A, AB नहीं, AB जो भी होगा इसके बियॉन्ड जो भी. यहाँ से हम लोग के पास B आ रहा है, ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके हिसाब से लिख लेते हैं हम लोग. ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये C का जो 100 किलोमीटर इसका क्या करेंगे, किसी को मन में आ रहा है कुछ डाउट ऐसा? एनीवन वाज थिंकिंग कि सर 100 किलोमीटर का क्या करेंगे, इसका क्या काम है ना? हाँ सर, ये क्यों नहीं किया हम लोगों ने? ये जो है ये एक्सियल थ्रस्ट में काम करेगा. एक्सियल थ्रस्ट वो एसएफडी में नहीं आएगा. उसका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बोल सकते हैं या एक्सियल फोर्स डायग्राम बोल सकते हैं. वो ड्रॉ करने नहीं दिया आप लोग को अभी. क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो एक्सियली काम कर रहा है. तो जब एक्सियली काम करता है तो हिंज जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट, रोलर नहीं, तो 100 किलोन्यूटन जो है वो इधर बीम को इधर ले जाना चाहता है. तो हिंज बोलेगा कि ना भाई आई कांट लेट यू गो, तो हम भी 100 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा देते हैं. तो आर एच 100 किलोन्यूटन होगा, आर ए वी 23.33 है. बिकॉज दिस इज एक्टिंग 100 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट, तो सपोर्ट रिएक्शन जो होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन आएगा. लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन को हम लोग एसएफडी में नहीं दिखाते. वी आर जस्ट केयरिंग विद द वर्टिकल या फिर लोड्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस. एज सिंपल एज दैट. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, यस सर. तो हम लोग यहाँ पे आर एच दिखा सकते हैं, यहाँ पे आर एच आप लोग देख सकते हो ऐसे करके, लेकिन ये एसएफडी में बनने में काम नहीं आएगा. ट्रस्ट में ऑन दिस. तो यहाँ पे देखो, तो अगर ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी ले लेते हैं, तो बी और डी के बीच में अगर हम लोग कोई एक सेक्शन लेते हैं एक्स एक्स, तो उसके राइट हैंड साइड में कितना काम कर रहा है लोड? 200 किलोमीटर. कितना काम कर रहा है? 200 किलोमीटर. कहाँ कितना, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? डाउनवर्ड्स, तो पॉजिटिव होगा. सो इधर से डी पॉइंट से स्टार्ट होगा 200 किलोमीटर को लेके, 200 किलोमीटर को लेके स्टार्ट होगा. ठीक है, सो विल हैव 200 kilonewton which is acting this one positive. और B और D के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा लोड है नहीं, तो I'll have 200 kilonewton which will be acting positive all the way from D to B. लेकिन जैसे B पहुंचा वहां पे हमारे पास तो कुछ उल्टा है. B पहुंचेगा तो वहां पे हम लोग को एक सपोर्ट रिएक्शन मिलता है RB, जिसका वैल्यू हम लोग के पास 336.67 ध्यान से सुनना गाइस. तो अगर हम लोग एक सेक्शन एक्स एक्स फिर से यहां लेते हैं, आप ध्यान से देखो, तो ये सेक्शन को देख लो एक्स एक्स को, ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. तो ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे, टेल मी, तो एक फोर्स 200 किलोमीटर डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो आरबी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है. देखो, तो हम लोगों ने सेक्शन एक्स एक्स लिया ये समझाने के लिए गए हाँ. तो यहाँ पे आरबी एक काम कर रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे 200 किलोमीटर काम कर रहा है. ये डी था, पॉइंट डी. तो बी से लेके डी तक, ठीक है, 200 किलोमीटर ऐसे नीचे की तरफ काम कर रहा है. तो नीचे की तरफ फिर आरबी जो है ऊपर की तरफ काम कर. आरबी का वैल्यू 336.67 है. तो इसका राइट हैंड साइड में नेट फोर्स देखो तो कितना है. नेट फोर्स कितना है? 336 माइनस दिस, तो 136.67 होगा गाइस. तो नेट फोर्स विल बी 136.67, बट नेट फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस टेल मी. Yes, sir. क्योंकि आरबी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, 200 नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स 136.67. नाउ सेक्शन एक्स एक्स के राइट हैंड साइड पे नेट फोर्स अपवर्ड काम किया, तो शियर फोर्स नेगेटिव बन जाएगा. तो यहां से डायरेक्टली जंप करेगा नेगेटिव कितना?
136.67 जंप कर जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे I'll have 136.67. Am I clear, all of you? Yes or no? Yes, sir. All of you guys in this class को डाउट है तो बताओ। If there is any doubt, let me know. 136.67. तो देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक 200, यहाँ से यहाँ तक 136.67। टोटल लोड कितना हुआ बी पे? 200 प्लस 136.67, ये टोटल लोड 336.67 है गाइस। अब बी से लेकर सी तक कोई भी लोड नहीं है, देयर इज नो लोड टिल बी टू सी। तो यहां से यहां तक ऐसे काम कर सकते हैं। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस को डाउट है तो बताओ, तब तो नेगेटिव हो गए। तो यहां पे सी पहुंचा, सी पे नेगेटिव है। अब सी से लेके ए तक यूडीएल है। यूडीएल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे काम करता है। यूडीएल में जो यूडीएल का एसएफडी इट इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग पॉइंट ए से, प्लीज पे अटेंशन, ये पॉइंट ए है गाइस, पॉइंट ए, यहाँ पे आर ए काम कर रहा है। आर ए का वैल्यू 23.33 है, ठीक है। इसके इधर यूडीएल है गाइस, इसके अगर हम लोग कोई सेक्शन एक्स एक्स लेते हैं इधर at a distance of x from A, at a distance of x from A लेते हैं अगर, at a distance for section x, तो shear force at x कितना हो जाएगा इस, ध्यान से देखना। shear force at x, please pay attention, RA ऊपर की तरफ, RA माइनस ये डिस्टेंस, ये कितना है लोड 40 किलोन्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस कितना पे काम कर रहा है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं। रिमेंबर हम लोग सेक्शन एक्स एक्स का लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं। तो एक आर ए काम कर रहा है और इतना दूर का यूडीएल लेंगे। कितना डिस्टेंस है एक्स, आर ए माइनस 40x। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज पे अटेंशन, आई एम टेकिंग द डिस्टेंस एक्स। यही सबसे अच्छा बात है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का, आप इधर से भी एक्स का डिस्टेंस ले सकते हो। तो शियर फोर्स एट ए अगर निकालना है तो वहां पे एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो शियर फोर्स एट ए विल बी इक्वल टू आर ए व्हिच इज इक्वल टू 23.33, और वो सेक्शन एक्स एक्स का लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड काम करेगा बिकॉज आर ए इज एक्टिंग अपवर्ड। अगर अपवर्ड काम करता है तो शियर फोर्स पॉजिटिव बनता है। आपको साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा। तो आर ए 23.33 बनाना है हम लोग को। आई एम ड्रॉइंग 23.33। देखना अपने आप, अभी देखना अपने आप, यहाँ पे आपको 136.67 मिल जाएगा। अब 4 मीटर का डिस्टेंस, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, तो एस एफ, ये एक्स का ये जो एक्स है, यानी कि ध्यान से देखो, फिर से एक पर देखो, यहाँ पे आर ए ऐसे ड्रॉ किया है, आर ए, फिर हम लोगों ने सेक्शन एक्स एक्स लिया था, यूडीएल पूरा पे था, कहां तक, सी तक, सी तक था ना, राइट, सी तक था, ठीक है। तो सेक्शन एक्स एक्स जो लिया है, वी हैव टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम देयर एंड ए, सपोर्ट ए। तो इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना काम कर रहा होगा, विल सी द लेफ्ट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड ही देखते हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया आर ए एक्टिंग अपवर्ड माइनस 40 इंटू एक्स, ये लोड कितना है 40 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो 40 इंटू एक्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। तो ये एक्स एक्स को, यानी कि सेक्शन को उठा के आप ए पे ले जाओ, तो वहां पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है 0, है तो एक्स। लेकिन आर ए कितना है, आर ए बच जाएगा ऑब्वियसली। जैसे सेक्शन एक्स एक्स को उठा के ए पे ले जाओगे वहां हम लोग को आर ए तो मिलेगा। तो कितना 23.33, कितना काम, कहाँ काम कर रहा है, अपवर्ड, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब सी तक, जैसे सी तक पहुंचाएंगे, ये एक्स एक्स को उठा के हम लोग सी तक भी पहुंचा सकते हैं, सी तक। तो सी तक पहुंचाएंगे तो ये एक्स का डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा। तो एस एफ एट सी देखो, आर ए माइनस 40 इंटू 4, 23.33 माइनस 160, चेक करो तो कितना आ रहा है ऑल ऑफ यू, नेगेटिव आएगा, चेक करो तो माइनस 136.67 आ रहा है ऑल ऑफ यू, Yes, sir. आ रहा है ना 136.67 नेगेटिव में। भाई सी पे नेगेटिव 136.67 है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन जोड़ तो यहां से यहां तक, काम खत्म। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉइंट पे, यहाँ पे
शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया। दैट्स इट, दिस इज योर एसएफडी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, यस और नो? Yes. ऑल ऑफ यू गाइस, कोई दिक्कत है तो बताओ। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। फिर असली चैलेंज आता है आप लोग को बीएमडी ड्रॉ करने में। बीएमडी क्या होता है? बीएमडी का साइन कन्वेंशन क्या होता है कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करते हैं तो सैगिंग बेंडिंग, अगर बीम सैग करेगा तो पॉजिटिव, अगर बीम हॉक करेगा तो नेगेटिव। इसको बोलते हैं कन्केव अप, इसको बोलते हैं कन्वेक्स अप। तो कन्केव वाला पार्ट अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो तो बी से लेके डी तक ये बीम ऐसे बेंड होगा तो कन्वेक्स अप है, हॉगिंग हो रहा है, सैगिंग नहीं हो रहा। तो बी से लेके डी तक बीम का जो बेंडिंग होगा वो हॉगिंग होगा बेस। तो बी से लेके डी तक क्या होगा? 200 इंटू 2, देखो 200 इंटू 2। तो पॉइंट डी पे कोई बेंडिंग मोमेंट होगा नहीं, तो जीरो से स्टार्ट होगा बेंडिंग मोमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग सेक्शन बी डी देखते हैं एक बार, प्लीज पे अटेंशन, हाँ ध्यान से सुनना। ये बी है और ये डी है बस। तो ये 200 किलोमीटर का है काम, ठीक है, और ये डिस्टेंस 4 मीटर का है। ये डिस्टेंस 4 मीटर का है। तो अगर हम लोग सेक्शन एक्स एक्स लेते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स 200 इंटू एक्स हो जाएगा, 200 इंटू एक्स। अगर x का वैल्यू इक्वल टू 0 कर दे तो ये सेक्शन उठ के d पे चला जाएगा। तो x का वैल्यू डिस्टेंस 0 करने पे ये बेंडिंग मोमेंट एट d 0 हो जाएगा। तो विल स्टार्ट विद 0, ये पॉइंट से 0, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। तो जैसे बेंडिंग मोमेंट पहुंचा b पे, पॉइंट b पे, तो पॉइंट b पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वैसा, दिस पे अटेंशन एवरीवन। तो बेंडिंग मोमेंट एट b कितना हो रहा है? 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2 मीटर है शायद, आई गेस 2 मीटर है, वेरी सॉरी 2 मीटर है, ठीक है 2 मीटर है। तो बेंडिंग मोमेंट एट b कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो 200 इंटू 2, ये 400 किलोमीटर मीटर हो जाएगा बस बेंडिंग मोमेंट एट b। और ये इसको देखो, ये इक्वेशन को देखो तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ y इज इक्वल टू mx, y का पावर 1 x का पावर 1, बेंडिंग मोमेंट का पावर 1 x का पावर 1। तो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पॉइंट बी पे 400 किलोमीटर काम करेगा, 400 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन पे काम करेगा। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज नेगेटिव, काम खत्म। अब प्लीज पे अटेंशन। अब हम लोग सेक्शन, अगर हम लोग एक्स एक्स लेते हैं सी और बी के बीच में, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। सेक्शन अगर हम लोग ले लेते हैं बी और सी के बीच में, ध्यान से सुनना गाइस। तो ये हमारा ये बी था, आरबी का वैल्यू था हमारे पास 336 था क्या? 336.67, ठीक है 336.67 था। फिर यहाँ 200 किलोन्यूटन था। तो अगर पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे लेकिन कंसंट्रेटेड मोमेंट है, कंसंट्रेटेड, जैसे कि ये कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है वैसे ही कंसंट्रेटेड मोमेंट भी है। तो अगर हम लोगों ने सेक्शन एक्स एक्स ले लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्री एंड या फ्रॉम द एंड बी डी, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इस केस में 200 किलोन्यूटन मीटर, 200, ध्यान से सुनना है। तो 200 इंटू एक्स माइनस 336.67 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 मीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2। तो आरबी इज 336.67। तो आरबी का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? आरबी इंटू एक्स माइनस 2, ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अगर 2 मीटर कर देते हैं तो ये पार्ट खत्म। अगर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 मीटर रखते हैं, 2 मीटर, तो पॉइंट बी पे पहुंचेगा, बिकॉज सेक्शन एक्स एक्स उठ के बी पे पहुंचेगा। एक्स का वैल्यू 2 करते हैं तो बिकॉज 2 मीटर इज दिस मच। तो बेंडिंग मोमेंट कितना? 200 इंटू 2 400 आएगा, जो पहले भी आया था।
आएगा। अब x का वैल्यू हम लोग 4 कर देते हैं, बिकॉज b और c के बीच में डिस्टेंस कितना है, b और c के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है। तो अगर हम लोग सेक्शन xx को उठा के जैसे ही c पे पहुंचेंगे तो वहां x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, 200 इंटू दिस, चेक कर लेना guys। तो बेंडिंग मोमेंट एट c तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ मैं, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पे करके देख लो आपको। मैंने क्या बताया कि ये D था, ये पॉइंट RB था, ये पॉइंट C था, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने सेक्शन XX कंसिडर कर लिया यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट x कितना हो जाएगा, तो 200 इंटू एक्स, 200 इंटू एक्स क्लॉकवाइज माइनस RB इंटू RB, और सेक्शन XX के अबाउट निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट या इस सेक्शन के अबाउट RB का मोमेंट चाहिए हम लोग को। जैसे कि 200 इंटू एक्स किया तो इसका निकल गया 200 किलोमीटर, और RB का निकालेंगे तो RB x माइनस 2 हो जाएगा। दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस 2, तो RB इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन बनेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब ये XX जो है ये वेरिएबल है, इसका लेंथ वेरिएबल है। अब इसको उठा के अगर हम लोग पॉइंट B पे रखते हैं तो x का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, तो हम लोग को उतने ही मिलेगा जो पहले मिला था, 400 किलोमीटर। लेकिन C पे रखते हैं, एक्सेस का वैल्यू C पे रखते हैं, तो ये जो x का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। तो बेंडिंग मोमेंट एट C एट x इक्वल टू 4 मीटर, 200 इंटू 4 माइनस 336.67, 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 800 माइनस 336.67 इंटू 2। चेक करो तो कितना आ रहा है गाइस, ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू गाइस, 126.66। 126.66 आ रहा है। लेकिन नेट इफेक्ट क्या है, क्लॉकवाइज ही है, बिकॉज ये क्लॉकवाइज लिया था हम लोगों ने, ये एंटी क्लॉकवाइज था। तो नेट इफेक्ट क्लॉकवाइज ही आ रहा है, मतलब बीम जो है हॉगिंग ही करेगा, अभी भी निगेटिव रहेगा। तो यहां से पॉइंट सी पे 126 पॉइंट कितना बोला आपने, 126.66। तो यहां से पॉइंट सी पे पहुंचेंगे 126.66 ऐसे जाएगा, तो ये पॉइंट 126.66 ऐसे दिखाना पड़ेगा पॉइंट सी। लेकिन पॉइंट सी पे पहुंचते साथ 100 किलोन्यूटन मीटर का ऐसे करके लोड है गाइस। ठीक है, 100 किलोन्यूटन का ऐसे करके 100 किलोन्यूटन मीटर का आपका एक बेंडिंग मोमेंट है, जो ये बीम को सैगिंग कराना चाहेगा ऐसे करके। तो पॉइंट सी पे 100 किलोन्यूटन मीटर जंप कर जाएगा, 100 किलोन्यूटन जंप करेगा तो 26.67 हो जाएगा। ये थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट है गाइस, ये पूरा प्रैक्टिस चाहिए होगा। और पॉइंट ए पे तो बेंडिंग मोमेंट कुछ होगा नहीं, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ऐसे करके आपका ये बनेगा गाइस, पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक इसलिए बनेगा क्योंकि यूटीएल है। हाँ बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? लेकिन ये पैराबोलिक बनाना पड़ेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन ए से लिखते हो, इफ यू सी फ्रॉम आर, ये आर ए है, अगर सेक्शन एक्स एक्स लेते हो, यहाँ पे यूटीएल है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इन दिस केस आर ए इंटू एक्स, जो कि ऐसे घूमेगा। और ये इसका डिस्टेंस कितना है, किसी का माइक ऑन है प्लीज, 40 किलोमीटर पर मीटर है। और डिस्टेंस कितना है, किसी का माइक ऑन है प्लीज, माइक ऑफ कर लो अगर कुछ पूछना नहीं है तो। ठीक है, तो आर ए इंटू एक्स है, ये क्लॉकवाइज है, और बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, किसके वजह से, यूटीएल की वजह से। माइनस 40 कितना डिस्टेंस के लिए, 40 इंटू एक्स, ये लोड हो गया। ये 40 इंटू एक्स कहाँ काम करेगा, x/2 पे गाइस। बहुत प्रैक्टिस का जरूरत होगा इस सब चीज में, x/2 है ना। x डिस्टेंस पे काम कर रहा है, x मीटर पे काम कर रहा है, और 40 किलोन्यूटन पर मीटर है गाइस। तो 40 किलोन्यूटन ये लोड हो जाएगा। अब ये लोड कहाँ काम करेगा, जितना डिस्टेंस x लिया उसका आधा आधा पे, x/2 पे काम करेगा। I'll have RA into x minus 40x square by 2, ये कट के 20। I'll have RA into x minus 20x square,
ये पैराबोलिक बनता है गाइस, और डाउनवर्ड पैराबोला माइनस साइन के साथ, इसलिए मैंने पैराबोला यहां से यहां तक, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने डायग्राम में पैराबोला बना के दिखाया आपको। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ठीक है, ये प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस चाहिए गाइस ये सब के लिए, और ये सब चीज के लिए ना, ये एसएफटी और बीएमडी के लिए खासकर आपको ना यू विल हैव टू बी वेरी थॉरो, शुरू से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट टू सॉल्व। मैं आपको बेंडिंग का एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो माया ने मुझे पूछा था। माया, आपने पूछा था एक क्वेश्चन जो कि जेएसी कौन से नहीं कि माया एटो यस JCCI है। जेएसी सीआई में आया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस, एनीवन? सुचेता, एनी आइडिया? एनीवन एल्स, एनी आइडिया दिस वन? कितने लोगों ने सर ऐसा सॉल्व? मॉड्यूलर लेके एक बार सॉल्व किया था। मॉड्यूलर रेशियो, वेरी गुड। हाँ ES और ET का। ईटी का, यस। सो ईएस और ईटी का जो रिलेशन, अब मैं आपको एक अच्छा तरीका से समझा देता हूँ, एकदम आसान तरीका है, ठीक है? देखना, हाँ, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ टिम्बर बीम, टिम्बर का मतलब हो गया वुडन, तो एक वुडन बीम है जो 100 mm वाइड है एंड 200 mm डीप है। 100 mm वाइड है, 100 mm वाइड है, गलत बोल दिया यहाँ पर, टिम्बर बीम 100 mm वाइड तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वन डायग्राम में दिखा रहा है, ठीक है? तो दोनों 150 mm वाइड होगा गाइस, हाँ, दिस is to be enforced by bolting two steel flitches each 150 mm by 12.5 mm in section, ठीक है भाई, इन सेक्शन में आपको ये सेक्शन ऑफ द बीम दिखा रहा है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग केसेस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि बेंडिंग मोमेंट, कितना मोमेंट को रेजिस्ट करेगा वो। नंबर 1, फ्लिचेस अटैच सिमेट्रिकली एट टॉप एंड बॉटम, ठीक है? पहला वाला को सॉल्व करते हैं, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि फ्लिचेस, जो स्टील का जो फ्लिच है उसको टॉप और बॉटम को सिमेट्रिकली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बीम देखने में कैसा लगेगा जानते हो? अगर मैं आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखाता हूँ, तो ये बीम जो है टिम्बर का बीम है, मान लो ऐसे करके, और टिम्बर का बीम ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टील का एक रिइंफोर्समेंट दिया है जो कि ऐसा है, ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू, यस और नो? गेटिंग अ पॉइंट? यही इसका रिइंफोर्स स्टील का जो है ये 12.5 mm का थिकनेस है और विड्थ 150 है, देख लो, विड्थ 150 है। टिम्बर भी 200 by 150 है गाइस, इसको 150 कर लेना आपको। Allowable stress in timber, allowable stress in timber is 6 Newton per mm square, very important thing. What is the maximum stress in steel in each case? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो है 100%। स्टील का आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, टिम्बर का भी यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे reinforced by bolting, बोल्ट कर दिया गया है, यानी कि ये जो है, ये जो सेक्शन है या फिर ये जो बाउंड्री है या फिर जो इंटरफेस है बिटवीन टिम्बर एंड दिस, ये एकदम स्टेडी होगा और एकदम इसमें कोई स्लिप नहीं होगा। मतलब जितना बेंडिंग टिम्बर में होगा उतने ही बेंडिंग आपका स्टील में भी होगा, कोई सेपरेटली नहीं होगा, बिकॉज ये बोल्ट किया होगा। अगर अलग अलग होता तो दोनों में अलग अलग बेंडिंग होता, हो सकता है स्टील उतना बेंड नहीं होता जितना टिम्बर बेंड हो जाता, सिंपल एज दैट, ठीक है? Reliable stress in timber is this much. What is the maximum stress in the steel in each case? ठीक है, अभी ऐसा केस है, पहला केस। तो पहला बोला है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो प्लीज सी, ठीक है? तो हम लोग अगर स्टील का देख लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट स्टील।
तो स्टील का विड्थ हम लोग मान लेते हैं B1 से, स्टील का विड्थ 150 mm है, स्टील का डेप्थ 12.5 mm है। उधर ही टिम्बर का विड्थ B2 150 mm है और D2 हम लोग का 200 mm है। फाइन। तो इसका स्टील का E जो दिया हुआ है 2 × 10⁵ दिया हुआ है, इसका इंजन टिम्बर का 1 × 10⁴ दिया हुआ है मेगा पास्कल। फाइन, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन यूज करना होता है, जो हम लोग बता देते हैं M/I = σ/y = E/r। ये जो y होता है ना, y का हम लोग फार्देस्ट डिस्टेंस लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस से। अब देखो तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, ऊपर भी स्टील है नीचे भी स्टील है, पूरा सिमेट्रिकल सेक्शन है। तो न्यूट्रल एक्सिस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि CJ से पास करेगा, दिस विल बी CG। तो एग्जैक्टली एट द मिडिल से पास करेगा। तो 200 का आधा कितना 100, तो दिस थिंग विल बिकम 100, फिर 100 + 12.5 करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए हम लोग को। ये जो y है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फाइबर्स फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं y। तो फार्देस्ट फाइबर जो होता है, जो जितना डिस्टेंस ज्यादा जाएंगे वहां पे उतना स्ट्रेस ज्यादा होगा। और अलाउएबल स्ट्रेस इन टिम्बर 6 N/mm² दिया हुआ है आपको, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। अलाउएबल स्ट्रेस इन टिम्बर हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है। तो मैक्स स्ट्रेस σ2 मैक्स, ये हम लोग को 6 N/mm² दिया हुआ है। अब डिस्टेंस ऑफ फार्देस्ट फाइबर, ये y का जो वैल्यू निकालना है हम लोग को, दिस y का वैल्यू जो निकालना है। टिम्बर के लिए फार्देस्ट फाइबर कितना है 100 mm पे, देखो तो ये टिम्बर है न्यूट्रल एक्सिस से। तो y2 विच इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ टिम्बर, ये 100 mm हो जाएगा। सिमिलरली y1 कितना होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फार्देस्ट फाइबर ऑफ स्टील फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो y1 ये हो जाएगा, ये y2 है। तो y1 कितना होगा 100 पे 12.5 ऐड कर दो, हम लोग को टॉप सरफेस मिल जाएगा स्टील का। तो y1 = 100 + 12.5, तो 112.5 mm, that will be y1, right? Am I clear all of you? Yes or no? ठीक है। अब ध्यान से सुनो तो गाइस, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ये जो सेक्शन है, ठीक है, लेट अस कंसिडर ये जो इंटरफेस है, जहां पे टिम्बर और स्टील यानी कि सरफेस चेंज हो रहा है या मटेरियल चेंज हो रहा है, वो एकदम टाइटली ज्वाइंट है। क्यों? क्योंकि बोल्टेड है, स्टील इज बोल्टेड टू द टिम्बर। अब ये सेपरेटली मूव नहीं कर सकते, यानी कि ये जो सेक्शन है इसका, ये पूरा का पूरा बेंड जब करेगा ऐसे करके, मान लो ऐसे करके जब बेंड करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस है एक साथ बेंड करेगा। यानी कि ये जो लेयर है, ये लेयर में स्ट्रेन विल बी सेम। इस पे क्या होगा, स्ट्रेन विल बी सेम फॉर बोथ स्टील एंड टिम्बर। स्ट्रेन दोनों में सेम होगा, यानी कि दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा। तो दोनों में स्ट्रेन अगर सेम है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, σ2 मैक्स दिया हुआ है आपको। तो स्ट्रेन अगर सेम है, तो ये जो लेयर है न्यूट्रल एक्सिस यहां से पास हो रहा है, तो ये जो लेयर है इसका डिस्टेंस कितना है 100 mm। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। हाँ, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे हम लोग को सिग्मा स्टील का मैक्स मिलेगा वैल्यू, यानी कि σ1 का मैक्स मिलेगा वैल्यू एकदम टॉप फाइबर पे या एकदम बॉटम फाइबर पे, न्यूट्रल एक्सिस से सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस पे जाएंगे तो। लेकिन अभी हम लोग 100 यहाँ पे जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता करना है कि स्टील का इस पॉइंट पे स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस, स्टील का स्ट्रेस कितना है यहाँ पे इस लेयर पे, न्यूट्रल एक्सिस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है ना। तो स्टील जो है, स्टील का जो प्लेट है ऐसे करके ये बेंड होगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस कुछ होगा, जैसे कि y = 100 mm है। तो ये सेक्शन जो होगा, यानी कि ये जो लेयर है
स्टील वाला। ये लेयर में भी तो स्ट्रेस आएगा ना, ये स्ट्रेस कितना है, मान लेते हैं सिग्मा 1 है एज ऑफ नो, तो दोनों में स्ट्रेन सेम होगा, तो स्ट्रेन इन टिम्बर विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील एट y इज इक्वल टू 100 mm। और हम लोग को मालूम है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई। तो एप्सिलॉन टिम्बर, अब टिम्बर का तो ये फार्देस्ट फाइबर है, अब यहाँ पे ये जो टिम्बर बीच में जो वुड है इसका यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो तो मैक्सिमम स्ट्रेस है भाई, वो तो सिग्मा 2 मैक्स आपको दिया हुआ है 6 न्यूटन पर एम स्क्वायर, दैट इज गिवन। तो टिम्बर का मैक्सिमम वैल्यू आएगा सिग्मा 2 मैक्स बाय ई ऑफ टिम्बर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्टील का, वहां पे स्टील का जो स्ट्रेस है ये नहीं पता है हम लोग को, डिवाइडेड बाय ई ऑफ स्टील। तब क्या होगा, हम लोग को मिल जाएगा, विल गेट दिस वैल्यू सिग्मा 1, कैसे, ये 6 है, दिस इज 6, दिस इज 2 into 10 to the power 5, ये ऊपर चला जाएगा, ET is 10 to the power 4, सिग्मा 1, तो यहां से 1 0 खत्म, 4 zeros खत्म, तो 1 0 बच जाएगा, 6 into 2 12, 12 into 10 is 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एट दिस लेयर ऑफ स्टील, बॉटम लेयर ऑफ स्टील प्लेट। Am I clear all of you? Yes or no? Am I clear guys? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Am I clear guys? किसी को कोई डाउट है? लेकिन हम लोग को बोला है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील बताओ, यानी कि ऊपर वाला लेयर जो होगा उस पे हम लोग को सिग्मा 1 का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये पता करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इन ईच केस। तो स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा, ऊपर होगा सबसे टॉप फाइबर पे, तो स्टील है ऐसे करके मान लो, ऐसे स्टील दिया हुआ, स्टील का प्लेट, ठीक है, और हम लोग कोई सेक्शन पे बात कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन, हाँ, तो कोई सेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टिम्बर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और नीचे भी एक स्टील दे रहे हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, तो हम लोग को फार्देस्ट डिस्टेंस पे जाना है, y का वैल्यू 112.5 और यहाँ पे y का वैल्यू 100 mm, ये 112.5, बिकॉज ये थिकनेस ऑफ द स्टील प्लेट इज 12.5, राइट। यहाँ का सिग्मा 1 पता है, तो सिग्मा 1 का मैक्स वैल्यू चाहिए हम लोग को। अब ध्यान से सुनो, कोई भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट रहेगा, एट एनी सेक्शन बेंडिंग मोमेंट विल बी सेम, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहला बात ध्यान से सुनना, हाँ, m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y, प्लीज पे अटेंशन, दिखते हैं, तो इस केस में सिग्मा का वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है और I भी एक सेक्शन का कांस्टेंट होगा, तो सिग्मा 1 बाय y1 इट इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा 1 मैक्स बाय y1 मैक्स, सेम थिंग, बिकॉज एक सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट भी सेम, I भी सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये इट इज एक्टिंग एज कांस्टेंट, तो सिग्मा 1 बाय y1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 मैक्स बाय y1 मैक्स, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1 हम लोगों ने निकाला 120, कितना डिस्टेंस पे था, 100 पे, तो सिग्मा 1 मैक्स जो स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय y1 मैक्स, y1 मैक्स का मतलब क्या हुआ, 112.5, कितना हो जाएगा इस सिग्मा 1 मैक्स, चेक करो तो, मल्टीप्लाई करो तो, मेरे हिसाब से 135 आना चाहिए, चेक कर लो। Am I clear all of you? चेक करो गाइस, कैलकुलेशन करो प्लीज। All of you guys in this class. चलो कितने हो गए? Yes, sir. 135 आ रहा है, तो 135 आ गया आपका। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आता है गाइस, एरिया ऑफ, यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, डू यू नो ऑल ऑफ यू गाइस? Do you guys know? Sucheta, do you know how to find out theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis? चलो एक मिनट, हाँ, जस्ट देखते हैं कितने लोग हैं।
All of you, am I audible or not, guys? Yes, sir. पूछ तो बता दिया करो यार। आता है आप लोग को थ्योरम ऑफ नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, अगर नहीं आता तो बोल दो, मैं पढ़ा दूंगा। नहीं सर। सर अपन बोल दो। ठीक है सर। अब हम लोग को क्या निकालना है क्वेश्चन में? मोमेंट ऑफ क्या निकालना है? We have been asked to find out, calculate the moment of resistance in the following cases. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि ये सेक्शन जो है कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रहा है। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा था? m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, पढ़ा था ना गाइस ऑल ऑफ यू? ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम लोग को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ये जो सेक्शन है, द सेक्शन विच इज कंपोज्ड ऑफ टिम्बर एंड स्टील ऑन बोथ एंड्स, तो दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी equal to the sum of moment of resistance of m1 and m2. m1 will be of steel, m2 will be of timber. तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए? m इज इक्वल टू सिग्मा बाय y इंटू आई करते हैं। तो मैक्स स्टील के लिए क्या करेंगे? सिग्मा 1 मैक्स बाय y1 मैक्स इंटू i1 प्लस m2। अब हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। m2 will be equal to sigma 2 max यानी कि टिम्बर का by y max into I2. Please try to understand guys, very important thing I am telling you, very important thing। अभी जो चीज समझाने जा रहा हूं ये हो सकता है कल एग्जाम में आ जाए आप लोग का, you never know। तो सिग्मा 1 मैक्स तो हम लोग को मिल गया 135, थोड़ा देर पहले निकाला। मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील हम लोगों ने नीचे वाला लेयर का निकाल लिया था बाय यूजिंग द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कि स्ट्रेन दोनों लेयर में यानी कि एट दैट पर्टिकुलर लेयर ऑन द सेक्शन स्ट्रेन सेम रहेगा। तो हम लोग को सिग्मा 1 यानी कि वहां का मिल गया। जब तक सिग्मा 1 नहीं मिलता हम लोग सिग्मा मैक्स नहीं निकाल पाते, ठीक है? नहीं तो हम लोग को इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो चीज अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं। वो इक्विवेलेंट सेक्शन वाला जो चीज है वो एक अलग है, वो बहुत आसानी से हो जाता है। उसको मैंने आप लोग को बेंडिंग में पढ़ाया है वैसे, है ना? इक्विवेलेंट सेक्शन यानी कि ये पूरा का पूरा सेक्शन को हम लोग इधर टिम्बर में बदल दो या पूरा स्टील में बदल दो, है ना सुचेता? आप वही बोल रहे थे ना? यस सर। है ना? तो वो आसानी से हो जाता है guys। तो उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने तो ये इधर ये आई सेक्शन हो जाएगा या फिर ये पूरा का पूरा टी सेक्शन हो जाएगा। आई सेक्शन होगा, आई सेक्शन बनेगा guys। तो लेकिन वो अभी उस पर नहीं जाते हम लोग एक बार, ठीक है? तो सिग्मा 1 मैक्स बाय y1 मैक्स कितना है? 112.5 और i1 निकालना है। सिग्मा 2 मैक्स कितना है? 6 न्यूटन पर एमएम। 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ था आपको, देख लो 6 मेगा पास्कल। और y2 कितना है? 100। और i2 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, i2 यानी कि ये टिम्बर का है, तो टिम्बर का ये 200 है, ये 150 है गाइस, और ये 12.5 है स्टील का, ठीक है? तो टिम्बर का i2 तो लिखना आसान है। न्यूट्रल एक्सिस किसको कट करके जा रहा है? 200 को। आई राइट डाउन दिस एज 150 into 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन ये i1 निकालना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो एक बात, हाँ, स्टील कहाँ पे है? इतना दूरी पे। कितना दूरी पे? यहाँ पे 100 है, 100 mm। खुद का डिस्टेंस कितना है? खुद का थिकनेस कितना है? 12.5 mm का थिकनेस। इसका सीजी कितना पे होगा गाइस? 12.5 का आधा पे होगा। ये किसका सीजी है? दिस इज द सीजी ऑफ द स्टील एंड दिस इज एट द हाफ ऑफ 12.5। न्यूट्रल एक्सिस ये है। तो अगर हम लोग को इस सेक्शन का निकालना पड़ता है तो ऐसे केसेस में हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या होता है कि ये एक्सिस जो पास हो रहा है स्टील में, जो अपने सीजी से पास हो रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस दोनों पैरेलल है गाइस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को देख लेंगे कितना है। ये मान लेते हैं h बार मान लेते हैं। तो I मान लो न्यूट्रल एक्सिस लिखना है, विल बी इक्वल टू I अबाउट द एक्सिस, दिस वन, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, उसके अबाउट निकालना है।
तो आई ऑफ सी जी यानी कि जो सरफेस या फिर जो सेक्शन है उसका अपना सी जी के अबाउट आई देखो सी जी प्लस अब ये पूरा का पूरा एरिया एरिया ऑफ द सेक्शन इसका एरिया जो होगा ए एरिया इनटू एच बार का स्क्वायर एच बार का स्क्वायर ये एच बार इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस दो एक्सिस का बीच का डिस्टेंस है गाइस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्लीज हाँ समझना ऑल ऑफ यू ठीक है एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोग को अभी तो आई ऑफ सी जी ये जो स्टील प्लेट है इसका विड्थ कितना है इसका विड्थ 150 है और इसका थिकनेस कितना है 12.5 आई सी जी कितना हो जाएगा अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है हम लोग को जैसे सी जी तो 150 इंटू 12.5 का क्यूब बी डी क्यूब बाई 12 करेंगे प्लस एरिया कितना है 150 इंटू 12.5 इंटू एच बार इनका डिस्टेंस कितना है 100 तो है भाई यहां से यहां तक 100 है हम लोग को सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए वो 12.5 का आधा है तो 100 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर दिस इज ए दिस इज एच बार स्क्वायर तो यहां से आई न्यूट्रल एक्सिस का निकल जाएगा किसका एक स्टील प्लेट का वन ऑफ द स्टील प्लेट्स का इसको मेजर करना आप लोग कैलकुलेशन करना कर सकोगे तो अच्छा से कर लेना भाई इसको ठीक है तो हम लोग को स्टील का निकलेगा लेकिन स्टील दो है एक इधर भी है एक इधर भी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना भाई तो ये I1 ये जो है I1 ये हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं I1 इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस किसका ऑफ स्टील तो वो हम लोगों ने ऐसे निकाला एरिया यानी कि दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो खुद का सीजी के अबाउट आई प्लस खुद का एरिया और दोनों यानी कि अपना खुद का जो सीजी से पास हो रहा है जो एक्सिस है और जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग को निकालना है उसका डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये एरिया इज mm स्क्वायर एच का स्क्वायर होगा तो mm स्क्वायर तो mm टू द पावर 4 अल्टीमेटली mm टू द पावर 4 ही एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट होता है गाइस तो यहाँ से I1 का वैल्यू निकालो I2 करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो गाइस एम आई क्लियर all of you guys in this class getting a point Yes, sir. Yes, sir. ठीक है क्या किया हम लोगों ने क्या किया ऐसा केस में कि जब भी ऐसे ऐसे बीम्स को हम लोग फ्लिच्ड बीम्स बोलते हैं गाइस और मैंने ये पढ़ाया है मैं आपको अगर इफ आई शो यू गाइस अगर याद है तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को खंजन आप लोग को याद है कि पता नहीं याद है कि नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग ऑफ बीम्स में जाते हैं एक मिनट रुक जाओ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स पढ़ाया था ठीक है तो ठीक है इसका डेरिवेशन भी कराया हुआ है इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग ठीक है हाँ सेक्शन मॉडुलस क्या होता है करते करते जा रहे हैं पढ़ रहे हैं फिर हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स ऑफ बीम्स के बनाया कंपोजिट बीम्स स्टील एंड एल्यूमिनियम वही तो मेथड ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन ये पढ़ाया था हम लोग मॉड्यूलर रेशियो ऑफ E1/2 याद है आप लोग को संजन ठीक है Yes, sir. यही टॉपिक है यही समझाया था मैंने देख लो तो हम लोगों ने स्टील को टिम्बर का बना दिया तो पूरा का पूरा टिम्बर हो गया टी सेक्शन बन गया ये इस काम का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है पूरा सब सारा तो समझाया हुआ है मेरा माया दिस टाइम यू हैव एक्सेप्ट माया आई एम ऑडिबल टू यू Yes, sir. दिस टाइम यू हैव कन्फेस दैट कि भाई आपने शुरू से प्रैक्टिस नहीं किया खाली देख लिया टास्क पूरा कर लिया प्रैक्टिस नहीं किया नहीं किया ना है ना Yes. लेकिन मैंने आपको आप लोगों को सारा कुछ दिया एवरी सिंगल थिंग A to Z कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया इतना आई एम टेलिंग यू आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दिस ठीक है ये ध्यान रखना गाइस आप लोग
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया आप लोगों को, और ऐसे ही टी सेक्शन में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। जस्ट अ मिनट, हाँ ये थोड़ा सा आई गेस, तो अगर आपने नहीं देखा है ये वाला पार्ट तो आप देख लेना, उसमें मैंने समझा रखा है guys। एक मिनट, हाँ। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट guys। थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम देता है ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, खुद से कभी सिंक करने लगेगा। हाँ जस्ट अ मिनट, ठीक है, आपको ये भी समझा देता हूँ तब। हाँ व्यू में जाते हैं, चेंज कर देते हैं पूरा, ठीक है। काफी बड़ा सा ये पीडीएफ किया हुआ है guys, प्रैक्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको टी सेक्शन समझाना था। एक टी सेक्शन आई सेक्शन एक जैसा है guys, हाँ आप लोग को एक समझा देता हूँ, टी सेक्शन आप लोग देख के खुद से समझ लेना अच्छा से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना समझ में आ गया आप लोग को। अब टी सेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है यहाँ पे। एक ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बीम इज ऑफ टी सेक्शन एज शोन इन फिगर 7.36, क्वेश्चन का था। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड over a span of 4 meter and carries a uniform distributed load of 1.7 kilonewton per meter over an entire span. Am I clear all of you? तो इस केस में just determine the maximum and minimum, maximum tensile and maximum compressive stress। आपको ये दिया हुआ है guys, देखो 150 ये डायग्राम दिया हुआ है गाइज इसमें। तो आपको सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर, यानी कि ये बीम को अगर हम लोग साइड से देखें, इफ आई व्यू दिस बीम फ्रॉम द साइड्स, सिंपली सपोर्टेड ओवर 4 मीटर है गाइज, ऐसे रहता है, फाइन। एंड कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1.7 ओवर द एंटायर स्पैन, यानी कि पूरे पे 1.7 किलोन्यूटन पर मीटर है गाइज, 1.7 किलोन्यूटन पर मीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस यानी कि स्पैन इज 4 मीटर। तो इसमें हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग को क्या निकालना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस होगा वो बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग को बेंडिंग मोमेंट की जरूरत है। तो वी वांट बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट। तो मैक्सिमम बेंडिंग के लिए निकालने के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो मैक्स बेंडिंग मोमेंट कहाँ हो रहा होगा। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमेशा सेंटर ऑफ द सेक्शन पे होगा, हमेशा बीच पे होगा, यानी कि बीम जब सबसे ज्यादा सैगिंग कर रहा होगा जहां पे, ठीक है। तो टोटल लोड कितना हो गया, बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तो टोटल लोड कितना हो गया 4 मीटर के लिए 1.7 किलोन्यूटन, यानी कि टोटल लोड इज इक्वल टू 1.7 इंटू 4 इज इक्वल टू 6.8 किलोन्यूटन। आर ए और आर बी आधा आधा हो जाएगा, 3.4 किलोन्यूटन, ठीक है। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट कोई एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर पे, और उसका राइट हैंड साइड देख लो या लेफ्ट हैंड साइड देख लो, आपका मर्जी है। तो हम लोग सेक्शन ऐसे ड्रॉ किया, हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे लिया, आरबी का वैल्यू 3.4 किलोन्यूटन, डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, और ये यूडीएल है, तो यूडीएल इज 1.7 किलोन्यूटन पर मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग अगर यहाँ पे इस सेक्शन पे निकालते हैं एक्स एक्स पे, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्स अगर निकालेंगे यहाँ पे मैक्सिमम होगा वैसे, तो एम एक्स मैक्स होगा। तो 3.4 ये 2 मीटर का है, 3.4 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज, और 1.7 ओवर स्पैन ऑफ माइनस 1.7 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर स्पैन ऑफ 2 मीटर। तो 1.7 इंटू 2 करेंगे तो लोड हो जाएगा, और वो काम करेगा लोड इक्विवेलेंट पॉइंट लोड 2 का आधा पे, तो इंटू 1, 1.7 इंटू 2 कहाँ काम कर रहा होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ द यूडीएल, यानी कि 2 का हाफ पे, 2 का हाफ कितना है 1, तो दिस इज 6.8 माइनस 3.4 कितना रहेगा 3.4 किलोन्यूटन मीटर। तो हम लोग के पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 3.4 किलोन्यूटन मीटर। यूनिट पे ध्यान देना गाइस, हाँ।
तो हम लोग को बोला है कि अब हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया। अब आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले तो हम लोग को आई निकालने से पहले पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जानना है। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाला जाता है, प्लीज पे अटेंशन। ना तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं पता चलेगा तो हम लोग को ये पता नहीं चलेगा फार्देस्ट फाइबर कितना डिस्टेंस पे है। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो देखो ये जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है गाइस, ये जो सेक्शन है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इधर जितना है उधर जितना है, यानी कि एक CG जो है वो तो y एक्सिस पे लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन CG का डिस्टेंस, x डिस्टेंस तो यहाँ पे, लेकिन y डिस्टेंस कितना है ये जानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं, दिस इज आवर रेफरेंस, राइट। तो हम लोग x बार तो 0 है गाइस, x बार तो 0 है भाई, क्यों, क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन y एक्सिस पे y का डिस्टेंस कितना है ये जानना है हम लोग को, y बार चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट x y एक्सिस है, तो x ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा, बैलेंस बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। तो x बार तो 0 है भाई, y बार का वैल्यू निकाल लेते हैं। y बार का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग एरिया 1 मान लेते हैं, इसको एरिया 2 मान लेते हैं। तो a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। a1 कितना है 150 इंटू 50, देखो 150 इंटू 50, तो 150 इंटू 50, इसका डिस्टेंस y1 मतलब a1 का जो CG है, ये C1 मान लेते हैं और ये C2 मान लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस C1 का डिस्टेंस यहां से ये y1 है, कितना होगा 150, यहां से यहां तक 150 प्लस 50 का हाफ, तो 175 होगा गाइस, इंटू 175 प्लस A2 सेकेंड एरिया, दिस एरिया, ये तो क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है आप लोग का गाइस। तो 50 और ये डिस्टेंस 150 है, तो एरिया 2 कितना हो जाएगा 150 इंटू 50, ठीक है। और ये CG का यानी कि y2 का डिस्टेंस कितना होगा 150 का हाफ, दिस इज y2, तो 150 का हाफ 75 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2, 175 प्लस 75, ठीक है। 150 इंटू 50 कॉमन ले लिया, 175 प्लस 75 आ जाएगा गाइस, नीचे भी 175 प्लस 75 ऐसे आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा गाइस पूरा। देखो तो y बार a1 y1, ओ सॉरी y1 प्लस y2 नहीं है ना, वेरी सॉरी, एक गलत कर रहा हूं मैं, यहाँ a1 प्लस a2 होगा नीचे, वेरी सॉरी गाइस, वही तो सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे a1 प्लस a2 है गाइस, नीचे a1 प्लस a2 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर है mm क्यूब, mm स्क्वायर इंटू mm क्यूब, और नीचे mm स्क्वायर होगा, तभी कैंसिल होकर mm बचेगा, दैट विल बी आवर डिस्टेंस, ठीक है। तो a1 इज 150 इंटू 50, ठीक है, प्लस a1 प्लस a2 150 इंटू 50, बहुत आसान सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो 150 इंटू 50 कॉमन है गाइस, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 रह जाएगा, प्लीज पे अटेंशन। 150 इंटू 50 कॉमन ले लेंगे, बच गया 175 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 150 इंटू 50, ये कैंसिल हो गया गाइस, 175 प्लस 75 250, चेक कर लो गाइस, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कमिंग आउट एज 125 mm, क्या y बार। तो यहां से 125 mm पे, ठीक है, ये 75, तो ये 125, तो दिस न्यूट्रल एक्सिस विल पास थ्रू 125 mm, ये डिस्टेंस 125 mm होगा गाइस फ्रॉम द रेफरेंस, ये 125 है, टोटल 200 है, तो ये 75 हो जाएगा भाई। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट होगा तो बताना, हाँ। ये 125 होगा टोटल, आपको बता ठीक है सर। ये तो बुझी पाला 125 टू, ये तो कैसे सर, ठीक है सर। अब देखो तो एक चीज, ये टी सेक्शन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, हाँ। हम लोग ने रेफरेंस से वैल्यू निकाला ना y बार का, रेफरेंस से वैल्यू निकाला है, यस सर, तो रेफरेंस यहां से यहां तक कितना है 150,
और ये कितना है 50, ये कितना है 150, ठीक है, और ये कितना है 50। तो CG जो है y बार का वैल्यू, रेफरेंस क्या लिया था बॉटम एक्सिस, आप रेफरेंस टॉप एक्सिस से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी है ना, ऊपर से भी ले सकते हो रेफरेंस। तो आपको y बार का उस समय वैल्यू 75 आता है। तो रेफरेंस एक्सिस y नीचे है, तो वहां से न्यूट्रल एक्सिस कहां से पार होता है, न्यूट्रल एक्सिस वहां से होता है जहां पे CG हो, दिस इज CG, ये CG यहां से पास कर रहा होगा, CG से जो एक्सिस पास कर रहा होगा वही न्यूट्रल एक्सिस। उसका डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस जो था वो कितना है गाइस 125, टोटल कितना है 200 है, यहां से यहां तक टोटल 200 है ना हाइट, 150 प्लस 50, तो बचा हुआ हाइट कितना हो गया 200 माइनस 125 कितना हो जाएगा 75 है, ठीक है, y बार का वैल्यू मिल गया, हम लोग को मिल गया ये वैल्यू, इंपॉर्टेंट है गाइस। हाँ ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन पता चल गया हम लोग को। नाउ विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फॉरदेस्ट फाइबर। अब जैसे कि बेंडिंग मोमेंट मैक्स भी मिल चुका है 3.4 किलोन्यूटन मीटर, अब हम लोग को I निकालना होगा, I अबाउट दिस सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस सेक्शन। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को करना पड़ेगा भाई अच्छा खासा। तो I अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालना है हम लोग को, न्यूट्रल एक्सिस तो देखो तो ऊपर वाला जो बॉक्स है, ऊपर वाला जो एरिया 1 था और नीचे वाला जो एरिया, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस यहां से पास कर रहा है गाइस, यहां से पास कर रहा है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। कितना डिस्टेंस से पास कर रहा है 75 से फ्रॉम द टॉप। इसका CG, इसका डिस्टेंस, इसका मेजरमेंट्स 150 50, तो इसका CG1 ये यहां से पास करेगा, 50 का आधा 25, या फिर 50 का आधा है ना गाइस, तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा। तो CG ये एक्सिस से पास करने वाला जो एक्सिस है और न्यूट्रल एक्सिस का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 75, हाफ डिस्टेंस 25, 75 माइनस 25 कितना 50 mm। ये सब कराया तो है मैंने सब कुछ यार, है ना, टारगेट मैकेनिक्स सब कुछ है, अभी आपका 4th सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स वो भी सब कुछ है, अप्लाइड साइंस सब कुछ किया हुआ है, AS2 PYQ, गेट PYQ, ISRO PYQ सारा कुछ सॉल्व किया हुआ है। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा डेली लाइफ क्लास आके तो अभी भी आप समझ जाओगे, लेकिन इंटेंशन और विलिंगनेस और आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस पता चल गया 50 mm, तो हम लोग को I1 निकाल लेते हैं। I1 इज ICG प्लस खुद का एरिया A इंटू H बार का स्क्वायर, H बार इज 50 है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस पैरेलल एक्सिस। तो ICG खुद का जो I जो है तो 150 इंटू 50 क्यूब बाई 12, 150 into 50 cube by 12, because we are talking about I about this axis which is passing through the dimension of 50 plus area 150 into 50 into 50 का square। Am I clear all of you? I1 ठीक है सर। अब I2 का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो I2 का वैल्यू निकालने के लिए दूसरा जो डायग्राम है, यानी कि दूसरा एरिया जो है उसका भी डायमेंशन उतना ही है 150 by 50, लेकिन यहाँ पे 50 ये 50 है, ये 150 है गाइस, और न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है यहां से, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस विच इज पासिंग, और इसका CG है यहाँ, ये CG2 है गाइस, ये एरिया 2, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो रेफरेंस से 125 mm था और CG जो है वो 150 का आधा होगा ना गाइस, खुद का CG, तो खुद का CG 75 होगा गाइस, तो 125 माइनस 75 तो 50 होगा ना यहाँ पे भी, काम खत्म। तो I2 इज इक्वल टू I ऑफ CG प्लस एरिया 2 इंटू H बार
स्क्वायर, ठीक है। आई ऑफ सी जी, इस केस में सी जी से पास होने वाला जो एक्सिस है वो किसको कट कर रहा है, 150 को। तो आई हैव 50 इंटू 150 का क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितना है 50 इंटू 150, एरिया 50 इंटू 150 इंटू एच बार। एच बार का डिस्टेंस कितना है, ये वाला एच बार का डिस्टेंस 50 का स्क्वायर। आपको I1 मिल गया, I2 मिल गया, तो नेट I जो होगा वो पूरा एक्सिस का I1 प्लस I2, तब तो I को उठा के रखो यहाँ पे, तो M बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो M मिल चुका है, I मिल चुका है। अब फारदेस्ट फाइबर का डिस्टेंस, आप ध्यान से सुनो सब कोई, इंपॉर्टेंट। बीम में जो है, बीम के ऊपर ठीक है, तो ये जो एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो हम लोगों को न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है यहां से, और ऊपर वाला डिस्टेंस जो है 75 है, नीचे वाला डिस्टेंस 125 है, टोटल डिस्टेंस 200 हो रहा है ऑब्वियस। अब बीम जो है ऐसे बेंड हुआ है, ऐसे, इसका मतलब है ये टी सेक्शन कुछ ऐसे बेंड हुआ है, ऐसे बेंड हुआ है जैसे, ये टी सेक्शन कुछ ऐसे बेंड हो रहा है। ऐसे बेंड हो रहा है मतलब सैगिंग कर रहा है, क्योंकि लोड ऊपर से लग रहा है गैस, और न्यूट्रल एक्सिस ऐसे पास हो रहा है। तो डेफिनेटली ऊपर वाला जो होगा वो कंप्रेसिव होगा, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है। ऐसे बीम बैम करेगा तो ये आसपास आना चाहेगा, कंप्रेशन। और बीम का जो नीचे वाला फाइबर होगा वो एक दूसरे को खींचना चाहेगा, तो टेंशन। तो यहाँ सिग्मा टी निकलेगा, यहाँ सिग्मा सी निकलेगा। तो सिग्मा सी निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा सी के लिए y का वैल्यू 75 है न्यूट्रल एक्सिस से, तो m बाई आई इंटू 75, सिग्मा टी m बाई आई इंटू 125, दोनों का वैल्यू अलग अलग निकलेगा गाइस। m किलो न्यूटन मीटर में है, कन्वर्ट कर लेना न्यूटन mm में, बिकॉज सारा कुछ mm में है। Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys in this class? Yes, sir. ठीक है, यस ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं, काफी ज्यादा लंबा क्लास करा लिया। I'll see you. सर हाँ क्या? सर मेरा एक डाउट था, मतलब वो जो मोर सर्कल में जब सर हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लेते हैं, हाँ हाँ, फिर टाउ टाउ मतलब ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे, वो कैसे डिसाइड करते हैं? अगर आपको डायग्राम दिया हुआ है, if the diagram is given an x plane पे, for example, अगर ऐसे है, सिग्मा एक्स है, ये टाउ नीचे की तरफ है, तो सिग्मा एक्स करके टाउ नीचे कर देना। अगर आपको नहीं दिया हुआ है डायग्राम में, या फिर कुछ नहीं बोला है, जस्ट टाउ बोला है, तो अपना मर्जी से ले लो। व्हाट अ पॉइंट, ठीक है। सर मतलब टाउ का प्लस माइनस से मैटर नहीं करता मैटर है? नहीं करता है, ये चीज जो है क्लॉकवाइज हुआ वो नीचे, हम लोग ओके ओके ठीक है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा कपल, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो वाई पे पॉजिटिव, ऐसे करके आपका ये पे है। हाँ, इसके लिए कोई स्पेसिफिकली साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, टाउ के लिए। तो यू कैन जस्ट यूज इट, बट कीप इन माइंड मोर सर्कल ड्रॉ करते समय कौन सा एंगल है वो पे ध्यान देना भाई, उसी पे सारा गेम है आप लोग का। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? এংগল খিনিতে অলপ কনফিউজন লাগি আছে। তো এংগেলটো পঢ়িব লাগিব না, এংগেলটো জানিব লাগিব যে কোনটো এংগেল কোনটো হিসাবত খুদিছে। इफ दे हैव आस्क्ड विद द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस वाला समझाया था आपको कि एक्स एक्सिस से देखने में समझ में आएगा या एक्स प्लेन पे। हम लोग को अल्टीमेटली गोल यही है, क्योंकि सारा का सारा पढ़ाई जो होता है, सारा डेरिवेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल, द एंगल with inclined at an angle theta with x plane, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल दिया कि अगर y प्लेन से 30 डिग्री है, तो इट्स द सेम प्लेन विच इज 60 डिग्री टू द x प्लेन ना, तो थीटा का वैल्यू 60 लेके चलो। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो हम लोग सारा मेजरमेंट, जैसे कि सिग्मा एक्स ऐसे, सिग्मा एक्स फिर टाउ सिग्मा एक्स, तो इन दोनों को जो जोड़ेगा वो प्लेन बनेगा हम लोग का एक्स प्लेन।
अब एक्स प्लेन से 60 है क्लॉकवाइज, अच्छा तो हम लोग 120 पे चले जाएंगे, 90 30 120 ऐसे चला जाएगा। तो ये आप लोग का देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं हम लोग, मतलब ये समझना है कि जो भी एंगल जो दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए देखो कि थीटा पे फोकस, क्योंकि दिस एंगल 30 इज द सेम प्लेन विच इज एट 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, एक्स प्लेन। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू? ठीक है, यस सर। ये सब चीज के लिए लेकिन एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन जो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सब्सक्रिप्शन यानी टारगेट पे हो या ना हो, लेकिन एक स्वीट एडवाइस है आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। इफ यू मिस आउट ऑन स्टडिंग फ्रॉम द स्टार्ट ना, कंसिडरिंग योरसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ 3 इडियट्स की रात में पढ़ के फुनसुक वांगरू बन जाएंगे, सॉरी टू से बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अभी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक चीज, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।